नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो साइंस की सीरीज चला रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, उसमें हमने अभी तक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो मोस्ट सेलेक्टेड टॉपिक थे उनको हमने कवर कर लिया है तथा आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान से जुड़े कुछ बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। टोटल 100 सबसे सिलेक्टेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स के से रिलेटेड होंगे। टोटल 2 पार्ट में हम ये वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। पहले पार्ट में 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम और सेकेंड पार्ट में हम 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो भौतिक विज्ञान का यह वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से 50 सबसे सिलेक्टेड प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कार्य का मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश वर्ष है यह दूरी की इकाई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वर्ष जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन इसका भी आपका ए बिल्कुल सही है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जो प्रकाश वर्ष होता है यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है उसको जो है मापता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पारसेक है यह भी दूरी मापने की इकाई है। इसका जो उपयोग है पारसेक का अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरी को मापने में किया जाता है, यानी कि खगोलीय दूरी को मापने में जो है पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश वर्ष था वह भी दूरी का मात्रक था, लेकिन उसमें जो है हम प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को मापते हैं। वहीं अगर हम पारसेक की बात करें तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है, लेकिन इसमें जो है खगोलीय दूरियां जो होती हैं, खगोलीय दूरियों को व्यक्त किया जाता है पारसेक में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, यहाँ पे कुछ मात्रक दिए गए हैं और उनके द्वारा जो है मूल राशियां दी गई हैं। मतलब इस मात्रक का उपयोग किस लिए किया जाता है यह दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं, जो डेसिबल है, डेसिबल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो डेसिबल का जो इस्तेमाल है ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर का इस्तेमाल हम किस में कहते हैं? और यह हॉर्स पावर जो है शक्ति यानी कि पावर की इकाई है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समुद्री मील जो होती है भी दूरी की इकाई, आप ध्यान दीजिएगा, समुद्री मील जो होती है यह दूरी की इकाई होती है, यानी कि जो नौ संचालन की दूरी होती है उसको हम समुद्री मील में मापते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सेल्सियस जो होता है उष्मा की इकाई, जो कि बिल्कुल गलत है। सेल्सियस के द्वारा जो है टेम्परेचर यानी कि ताप को मापा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर को मापते हैं किसमें? तो टेम्परेचर को हम मापते हैं सेल्सियस में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ल्यूमेन आपका किसका मात्रक है? तो जो ल्यूमेन है यह आपको मात्रक मिलेगा ज्योति फ्लक्स का। किसका? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला जो है मात्रक है ज्योति तीव्रता का, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, अदिश और सदिश राशियों का ये 2 प्रश्न है, यह बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इनको आइए देख लेते हैं। तो अदिश राशि इसमें से कौन सी है आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दिए गए ऑप्शंस में से अदिश राशि कौन सी इसमें से है? तो ऊर्जा। आप ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा जो है इसमें से है वह क्या है? तो एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन अब जो आपका ए है बिल्कुल सही होगा, जो ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अदिश राशियां होती क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी भौतिक राशियां, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है लेकिन उनमें दिशा नहीं होती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अदिश राशियों में बस परिमाण होता है। क्या होता है? तो परिमाण होता है, इसमें परिमाण होता है लेकिन इसमें दिशा जो है, डायरेक्शन जो है नहीं होता है। तो इस प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की राशियों को हम कहते हैं अदिश राशियां। तो इसे आप याद रखिएगा। ऊर्जा के अलावा कौन कौन सी अदिश राशियां हैं आप ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा के अलावा जो है दूरी हो गया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। उसके अलावा आपका हो गया द्रव्यमान हो गया,
द्रव्यमान हो गया, यह भी अदिश राशि है। द्रव्यमान के अलावा तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, प्रेशर यानी कि दाब, ये सभी जो है आपकी अदिश राशियां थी। इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से जो वेग है यह आपका सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तथा जो सदिश राशियां होती है इसमें परिमाण व दिशा जो है दोनों होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अदिश मतलब सदिश राशियों में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, यानी कि वह ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम सदिश राशियां कहते हैं। तो इसमें से वेग आपका सदिश राशि है। वेग के अलावा आपका हो गया विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी जो है आपकी सदिश राशियां हैं। आप याद रखिएगा, विस्थापन, वेग और त्वरण ये सदिश राशियां हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो रॉकेट होता है यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे आधारित होता है आपका रॉकेट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शरीर का वजन। इसमें 4 आपको कथन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, यह पहला कथन है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह दूसरा कथन है। तीसरा कथन है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। चौथा कथन है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। तो शरीर का वजन कहाँ पे और क्या होता है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो शरीर का वजन होता है यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर का जो वजन होता है यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज में क्या परिवर्तन होगा? तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा उसके बाद या थोड़ा ऊपर आ जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज जब वह समुद्र में जाता है तो तब जहाज जो होता है वह थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। क्या हो जाता है? तो जो जहाज होता है वह थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, और पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम कब होता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पानी का घनत्व तो आपको अधिकतम मिलेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत होती है? तो वायु दाब मापी में अचानक गिरावट जो होती है किस बात का संकेत होती है? तो जो मौसम है वह तूफानी होगा, यानी कि तूफानी मौसम होने का संकेत होती है वायु दाब मापी में अचानक की गिरावट उसकी रीडिंग में। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, मौसम जो है तूफानी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो सूर्य में जो निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है वह किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही है। नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न हमारा है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोलक की जो कालावधि यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होता है यह आपका निर्भर करता है लंबाई के ऊपर, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। लोलक की जो कालावधि होती है यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्री बल लगता है। कौन सा बल? तो अपकेंद्री बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में। इसके अलावा अपकेंद्री बल किस में लगता है? तो कपड़ा साफ करने वाली जो मशीन होती है उसमें भी जो है अपकेंद्रीय बल लगता है। तो दो चीज़ों में अपकेंद्रीय बल लगता है, दूध से क्रीम निकालने पर, और एक होता है कपड़ा साफ करने वाली मशीन में अपकेंद्रीय बल लगता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश? तो यह जो है
इस कथन को वैध ठहराता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको यह कहता है कि जो ऊर्जा होती है केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, यह न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका क्या कहता है कि ऊर्जा जो होती है केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यह कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, और तेल दीप की बत्ती में जो तेल होता है वो ऊपर किस कारण से चढ़ता है। तो तेल दीप की बत्ती में जो तेल होता है वह कोशिका क्रिया के कारण वापस चलता है, मतलब ऊपर चढ़ता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, कोशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है तेल। अगला है श्यानता की इकाई क्या है। तो श्यानता की इकाई होती है पॉइज, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पॉइज। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे है अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अवश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है वह 20 हर्ट्ज से कम होती है। उसके बाद पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, और जो श्रव्य तरंगे होती है जिनको हमारा कान सुन सकता है उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है केल्विन मान में जो है मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो केल्विन मान में जो है मानव शरीर का तापमान होता है 310, यानी कि ऑप्शन आपका जो है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 310 केल्विन। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और सोनार का जो है अधिकांशतः उपयोग कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोनार का जो है अधिकांशतः उपयोग किया था नौ संचालकों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, 9 संचालकों के द्वारा जो है सोनार का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता को मापने में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, ध्वनि की तीव्रता मापन में। अगला प्रश्न हमारा है ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होगी, आपको बताना है। तो ध्वनि की जो चाल है अधिकतम आपको मिलेगी इस्पात में, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, ध्वनि की जो चाल है यह अधिकतम आपको मिलेगी इस्पात में। अगला प्रश्न हमारा है किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, आपको बताना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी मनुष्य के शरीर का जो तापक्रम होता है वो फॉरेन हाइट में कितना होता है, तो एग्जैक्ट आपका होता है 98.4 डिग्री फॉरेन हाइट। यह एक सामान्य मनुष्य का तापक्रम होता है शरीर का, यह फॉरेन हाइट में एग्जैक्ट। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम प्रश्न की बात करें तो आपका हो जाएगा 98 डिग्री फॉरेन हाइट, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, एक चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैंने फॉरेन हाइट में मानव शरीर का तापक्रम बताया था सामान्य, आपको सेल्सियस में बताना है कि मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है सेल्सियस पैमाने पे, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि ऑप्शन जो आता है आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी जो ठोस होता है वह सीधे तौर पे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सूर्य ग्रहण कब होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो पूर्णिमा के दिन, यानी कि ऑप्शन का जो बी है बिल्कुल सही है, पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे कह रहा है किस गूढ़ धर्म के कारण जो होता है पानी से भरे बर्तन में डुबो गई जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, आपको बताना है। तो किसके कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई जो छड़ होती है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा, यह अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अपवर्तन के कारण जो है पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई जो छड़ होती है वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक हिस्सों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? तो इंडोस्कोपी जो होती है जिसके द्वारा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया जाता है, यह आधारित होती है आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का उस पर आधारित होती है आपका इंडोस्कोपी। अगला है इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो इंद्रधनुष की जो घटना होती है यह परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही, परावर्तन और अपवर्तन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न हमारा है मोटर कार में जो है पश्च यानी कि मोटर कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो मोटर कार में जो है पीछे का दृश्य देखने के लिए हम कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लाते हैं? तो उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण जो है इस्तेमाल में लाया जाता है पीछे का जो है ट्रैफिक देखने के लिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। वहीं जो मोटर कार का हेडलाइट होता है, गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है, इसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है? तो हेडलाइट में आपका अवतल दर्पण होता है, और आपका जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है? तो आपका हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अवतल दर्पण जो होता है इसके इस्तेमाल हम करते हैं सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट जो होती है उसमें करते हैं, सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। उसके बाद टॉर्च में आपका अवतल दर्पण इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है मानव आँख के रेटिना पर जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख के रेटिना पर जो है वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, वास्तविक तथा उल्टा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है और जब कोई वस्तु समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो जब कोई वस्तु समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, अनंत। अगला प्रश्न हमारा है हवा में मतलब पानी में हवा का बुलबुला कैसे मतलब वैसे ही काम करता है जैसे, आपको बताना है उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न हमारा है 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं, आपको बताना है। तो 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं? तो नीला हो गया आपका, हरा हो गया और लाल, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? नीला, हरा, लाल, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीला, हरा और लाल जो होते हैं ये 3 मूल रंग होते हैं, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम वेव लेंथ वाला प्रकाश इसमें से मिलेगा आपको बैगनी, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल से, जो बैगनी होता है इसकी जो वेव लेंथ होती है यह बहुत ही कम होती है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो है बैगनी। वहीं सबसे ज़्यादा जो वेव लेंथ होती है वो लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे और कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है कैमरे में। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आइरिस, आँख की जो आइरिस होती है इसका काम क्या होता है? तो आइरिस का मेन काम होता है आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं अवतल लेंस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल में लाया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है कौन सा लेंस हम इस्तेमाल में लाते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंख के रेटिना की जो है परंपरागत कैमरा के कौन से भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। कैमरे का जो फिल्म वाला भाग होता है उसकी तुलना हम आंख के रेटिना से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से वो है चांदी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी। और इसका लास्ट प्रश्न आज हमारा है, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ओम, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। बाकी का जो 50 प्रश्न आपका बच रहा है फिजिक्स का, इसको हम अगले वीडियो में शाम तक अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।